हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारी टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेलर थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 12। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 4। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो भी भाई बहन फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, उससे सारे वीडियोस देख सकते हैं। और उन्हें ये अगर पता ना हो कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जिसमें हम लोग अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3, जिसमें अध्याय 1 में था भारत में मुगल साम्राज्य और अध्याय 2 में था आपका मुगल कालीन प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक योगदान, और अध्याय 3 में था मराठा शक्ति का अभ्युदय। ये तीनों अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं और आज हम देखेंगे अध्याय 4 का यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें हम लोग व्यापारिक मार्ग, समुद्री मार्ग की खोज और यूरोपीय भारत में कब आए, इसके विषय में हम लोगों ने देखा था। तो आज हम देखेंगे भारत में यूरोपियों में पुर्तगालियों का आगमन। यूरोपियों में पुर्तगाली भी आए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बैक जो भी वीडियो हम लोग यानी कि क्लास नंबर 11 में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आज की क्लास पे। तो दोस्तों, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, इसके विषय में हम देखते हैं। 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया था और तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया और कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। तो अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था, लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। फिर समुद्री मार्ग की खोज किस तरह से होती है? तो दोस्तों, यहाँ पर हम बताएं कि जो नाविक रहते हैं वो यूरोप के शासक से आज्ञा लेते हैं और यूरोप के राजा के खर्चे पर ही नाविक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं, भारत की खोज पर निकलते हैं। और यूरोप के राजाओं ने नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्च वहन किया और इन नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्ते की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। दोस्तों, जब भी आप हमारे जो भी भाई बहन नोट्स बनाए हैं तो उनसे निवेदन है कि जब भी आप नेक्स्ट वीडियो देखा करिए, यानी कि आप अब आज क्लास नंबर 12 देख रहे हैं तो क्लास नंबर 12 यानी कि क्लास नंबर 11 तक अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो 11 क्लास नंबर जब आप खोल के बैठे रहेंगे तो आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया और इसके आगे मैम पढ़ा रही हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम हैं कि इन नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्ते की खोज में समुद्री यात्राएं की, यानी कि कुतुबनुमा की सहायता से कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। तो भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। क्लियर? और अब जो पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गया। जो व्यापार अवरुद्ध हुआ था तुर्कों के कब्जा कर लेने से कुस्तुनतुनिया पर, वो व्यापार फिर से प्रारंभ हो गया, क्योंकि जो नाविक थे वो यानी कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली थी, अलग रास्ते की खोज कर ली थी। तो यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ भारत की व्यापारिक संपदा से आकृष्ट होकर अनेक यूरोपीय जातियों का ध्यान भारतीय व्यापार की ओर आकृष्ट हुआ और इन यूरोपीय जातियों ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए और उनके व्यापारिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अनेक यूरोपीय जातियां भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आईं और भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ हुआ। क्लियर? तो दोस्तों, यूरोपीय व्यापार का आगमन किस तरह से हुआ? तो आगमन का सन के वाइज हम लोग क्रम देखेंगे। तो इसमें पुर्तगाली 1498 ईस्वी में इनका व्यापार का जो आगमन हुआ उसकी बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सन
सन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था इसके पहले वीडियो में। तो इसमें पुर्तगाली 1498 ईस्वी में व्यापार स्थापित करते हैं भारत में, और अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, डैनिश 1616 ईस्वी में, और फ्रांसीसी 1644 ईस्वी में। क्लियर। तो अब हम आज का वीडियो देखेंगे। आज का हम लोग देखेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन। जो हम लोगों ने देखा है पहला आगमन पुर्तगालियों का हुआ है 1498 ईस्वी में। तो आज यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया, और उसने भारत में आने के बाद यानी कि उसके भारत में आने के साथ ही नए युग का प्रारंभ हुआ, और अब भारत और पुर्तगाल के बीच में व्यापार प्रारंभ हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी पहले वीडियो में। अब पुर्तगालियों ने व्यापार में यानी कि वो जो व्यापार कर रहे थे भारत में, वहाँ पर अगर हम बात करें तो कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली। तो जैसे ये लोग समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे, तो जो भी मुख्य बंदरगाह थे वहाँ पर व्यापारिक कोठियों का निर्माण इन लोगों ने कर लिया। और आगे हम देखें तो वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा के व्यय का 60 गुना लाभ कमाया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत से वापस जाता है तो जो भी चीज़ें वो यहाँ से खरीद कर ले जाता है व्यापार के लिए, वो यहाँ के 60 गुने लाभ पर वो बेचता है। क्लियर। और यहाँ पर हम देखें तो अब चूँकि जो यूरोपीय थे वो फिर से भारत में व्यापार करने लगे थे, तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। क्लियर। ये जो चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट है उन सब पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसलिए मुझे अब वीडियो के बीच बीच में अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, चाहे वो आपका डीएलएड का एग्ज़ाम हो, क्योंकि डीएलएड के एग्ज़ाम में आपके किसी भी टॉपिक से कुछ भी पूछ सकता है, तो जो मेन चीज़ें हैं उन सब पे अंडरलाइन है, तो वो सारी चीज़ें आप याद करते चलेंगे। कौन सा गवर्नर था पहला? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। क्लियर। 1505 ईस्वी में। तो दोस्तों अल्मीडा के पश्चात अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अल्मीडा के जाने के बाद दूसरा जो गवर्नर जनरल बनकर आता है वो अल्बुकर्क नाम था उसका, और उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। क्लियर। और इस तरह से ये अपने साम्राज्य में विस्तार करते जाते हैं। दोस्तों गोवा छीनने के बाद गोवा को उसने पुर्तगाली सत्ता एवं संस्कृति का केंद्र बनाया और व्यापारियों को गोवा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। व्यापारिक उन्नति के साथ ही पुर्तगालियों ने भारत में सैन्य शक्ति का संगठन एवं विकास किया। उन्होंने भारत में किलेबंदी प्रारंभ कर दी और भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। तो जैसे जैसे वो अपने आप को पावरफुल बना रहे थे, वैसे वैसे भारत की राजनीति में वो हस्तक्षेप कर रहे थे। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम देखेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। क्लियर। भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ शासन कर रही थी और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। किस चीज़ का अधिकार पत्र? भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र। क्लियर। आगे हम देखें भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर आया। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, तो पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। और दोस्तों अक्सर रेड ड्रैगन का ही नाम आता है। ये दोस्तों हम यहाँ पर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, साथ ही आपके जो भी टेट सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सब को भी लिखाते चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक साथ आपके अभी से अगर आपकी तैयारी रहेगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए धीरे धीरे कंपटीशन टफ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें अगर आप पहले से ही पढ़े रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो रहा है कि जब भारत अंग्रेज आते हैं
तो उनका एक अंग्रेजी जहाज जिसका नाम था रेड ड्रैगन, और इसी जहाजी बेड़े के साथ एक और जहाज था जिसका नाम था, यहाँ पर देखिए हेक्टर, ये यहाँ पे हेक्टर। तो ज़्यादातर रेड ड्रैगन का ही नाम आता है, इसलिए रेड ड्रैगन को ही लोग जानते हैं। तो दोस्तों रेड ड्रैगन अंग्रेजी कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर आया, और हेक्टर नामक जहाज भी था इसमें, इस बेड़े में। हॉकिंस ही वह पहला अंग्रेजी व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा। क्लियर। और मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस ही था जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। क्लियर। तो ये किसके साथ, अब हम लोग मुगल काल तो पढ़ ही चुके हैं, तो मुगल काल में यानी कि जहांगीर के समय में ही ये 1609 ईस्वी में भारत आ चुका था। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। तो दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात एक और है कि ये रो देखिए 1615 ईस्वी में, यहाँ पर ध्यान से देखिए 1615 ईस्वी में ये राजदूत बनकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में जाता है। लेकिन चूंकि उस समय पुर्तगालियों का वर्चस्व ज्यादा था, इस वजह से क्या होता है, वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता, यानी कि वो जो शासक से अनुमति लेना चाहता था व्यापारिक सुविधाओं के लिए, वो उसे नहीं मिल पाती है। तो वो 1619 तक भारत में ही रहता है। जो रो है, ये जो अंग्रेज अधिकारी है सर टॉमस रो, ये जो राजदूत बनकर भारत आया था, ये 3 वर्ष तक यानी कि 1619 तक भारत में रहा, और रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हो जाता है। क्लियर। तो क्या होता है, ये 3 वर्षों में जहांगीर के शासनकाल से लेकर के शाहजहां यानी कि खुर्रम, जिसको खुर्रम को हम शाहजहां के रूप नाम से जानते हैं, ये अनुमति लेने में सफल हो जाता है, व्यापारिक छूट प्राप्त करने में ये सफल हो जाता है। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर, और दोस्तों इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो तो हमने लिखा दिया, लेकिन और चीजें आप सुन लीजिए ध्यान से। अब अंग्रेजों को भड़ौच, अहमदाबाद तथा आगरा में व्यापारिक कंपनियां स्थापित करने का आज्ञा पत्र मिल गया था, और 1640 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने मद्रास में एक सुदृढ़ दुर्ग की स्थापना की तथा 1662 ईस्वी में बंबई पर अपना अधिकार कर लिया। शीघ्र ही अंग्रेजों ने 1686 ईस्वी में कलकत्ता में भी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, और भारत में अंग्रेजों का डचों तथा फ्रांसीसियों से व्यापारिक संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। क्लियर। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों जैसा कि ये सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं कि जब मुगल काल का जो अंतिम शासक था, जब हम लोग पढ़ रहे थे बहादुर शाह जफर, तो ये चूँकि अंग्रेजों के द्वारा इसे बंदी बना लिया जाता, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी डिटेल से। तो यहाँ पर हमें अब तो ये चीज़ पता बिल्कुल चल चुकी है कि इसमें जो भी यूरोपीय आते हैं, इसमें सबसे पावरफुल बाद में कौन हो जाता है, अंग्रेज हो जाते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है, तो इसमें जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने इसमें लिखी है, बाकी आप खुद से समझदार हैं। अब हम आगे चलेंगे। भारत में डचों का आगमन। पुर्तगालियों को मिले व्यापारिक लाभ से प्रोत्साहित होकर, यहाँ पर देखिए चूंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो जब पुर्तगाली भारत में आते हैं और वो सबसे पहले वास्को डी गामा आता है और वो 60 गुना लाभ कमाता है अपने देश जब वापस जाता है, तो एक तरह से पुर्तगालियों के आने के बाद व्यापारिक लाभ से प्रोत्साहित होकर हॉलैंड निवासी, जिन्हें हम डच कहते हैं, तो डच कहाँ के थे, हॉलैंड, जिसका नाम क्या हो गया, नीदरलैंड। क्लियर।
ने अपना ध्यान भारत की तरफ खींचा। क्लियर यहाँ पे। तो हॉलैंड के जो निवासी थे, जिन्हें हम डच कहते हैं, जो हॉलैंड अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, तो यहाँ पर उनका पहला व्यापारिक बेड़ा मलाया द्वीप समूह में आया। केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत में 1596 ईस्वी में आने वाले कार्नेलिस डे हस्तमान प्रथम डच नागरिक थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें सब अंडरलाइन हैं, आप इन सब नामों को याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं, डचों के भारत आने के पश्चात पुर्तगालियों से व्यापारिक प्रतियोगिता हुई। क्या होती है? क्योंकि पहले तो एक ही व्यापारी थे, पुर्तगाली ही थे, लेकिन जब डच भी आ जाते हैं तो पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और 1602 ईस्वी में डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से जब देखेंगे तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद 1498 ईस्वी में आया था ना वास्को डी गामा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो डच हैं ये 1596 ईस्वी में आने वाला भारत में कार्नेलियस डे हस्तमान प्रथम डच नागरिक था। तो अगर नागरिक की बात आ रही है तो यहाँ पर भारत में पहला नागरिक पुर्तगाली और दूसरे नागरिक कौन है? डच हैं। क्लियर? ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आगे हम चलते हैं। शीघ्र ही डचों ने मसाले के व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया और धीरे धीरे उन्होंने पुर्तगाली शक्ति को समाप्त कर दिया। क्लियर? डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए सबसे पावरफुल कौन रहा? अंग्रेज रहे। बेदरा नामक स्थान पर 1759 ईस्वी में युद्ध होता है और उसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत में डैनिश का आगमन और भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।